हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में आइसोमेरिज्म की शुरुआत किए थे। इंट्रोडक्टरी क्लास हमने आइसोमेरिज्म में लिया था। हमने देखा था कि आइसोमर्स होते क्या कौन है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितने तरह के आइसोमर्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बात आई थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न होता है, और उसके कारण से हमने बात किया था कि उसमें क्या डिफरेंसेस होगा। तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे 6 तरह के थे, और उस 6 काइंड में हमने पहला डिस्कस किया था चेन आइसोमर्स। बड़ा डिटेल में उसको हमने डिस्कस किया था। अब बात हमारे पास आता है अगला आइसोमेरिज्म सेकंड है, और सेकंड आइसोमर हमारा कौन है, पोजिशनल आइसोमर्स। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कौन सा, पोजिशनल आइसोमर्स। तो देखो, ये पोजिशनल आइसोमर जो हमारा है, ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का दूसरा काइंड है, पोजिशनल आइसोमर। देखो, नाम से ही क्लियर करो, याद होगा तुम लोग देखे थे पिछले क्लास में, हम बताए थे चेन आइसोमर्स, याद होगा चेन आइसोमर्स। तो हमने बताया था चेन आइसोमर्स में क्या होता है, तो मेन कार्बन चेन में फ्लक्चुएशन होता था, उसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड था। अब नाम से ही दिख रहा है चेन, तो चेन चेंज हुआ। नाम से दिख रहा है पोजीशन, तो यहाँ पोजीशन चेंज होगा, और चेन जो है, चेन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो चलो डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे कि दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स in which isomer differs with each other due to different position of functional group और multiple bond और substituents, ठीक है। कॉल्ड, इसी को हमने क्या बोला था, पोजिशनल आइसोमर्स। मतलब ये पोजिशनल आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स होंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या कौन सा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट, इनका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ रही है। इसी में अगर हम देखें थोड़ा सा, हम क्या याद रखेंगे, यहाँ क्या प्रिकॉशन लेना है वो समझो। मतलब हम कहें तो इन केस ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स हमको क्या ध्यान देना है वो हम दिमाग में रखें। तो इन केस ऑफ पोजिशनल आइसोमर के केस में पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचर जो है, नेचर ऑफ किसका, मल्टीपल बॉन्ड। मतलब अगर मल्टीपल बॉन्ड में एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो हर जगह डबल बॉन्ड ही होगा, दूसरे कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड। ये नहीं कि डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, नहीं। चेन में जो भी हमारे कंपाउंड है उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड जो भी है वही रहेगा, वो उसका नेचर चेंज नहीं होगा। मतलब नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। इसका नेचर चेंज, पोजीशन चेंज होगा, नेचर जो होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चेन है, चेन ऑफ कार्बन रिमेन्स अनइफेक्टेड, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, ये भी हमेशा फिक्स रहने वाला है। बात सबको समझ में आ गया। मतलब हम ये दिमाग में बैठा लिए, वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें मतलब एक ऐसा आइसोमर है, एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें रिलेटिव पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूएंट का चेंज होगा, नेचर चेंज नहीं होगा, और चेन जो कार्बन का जो चेन है उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब बात आता है इनके कुछ एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारे पोजिशनल आइसोमर्स होते कौन है। तो गौर करो, बात यहाँ पे आता है, इसके एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे हम। एग्जाम्पल ऑफ
ऑफ पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर का हम एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करें। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे ये कंपाउंड देखो CH3 CH2 CH2OH ये हो गया, एंड CH3 CH CH3 और OH ये हो गया। थोड़ा गौर करो और समझो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो काउंटिंग किधर से करते थे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट काउंट मिलता था, तो 1 2 3 काउंटिंग कर दिए पहले पोजीशन पे। अब यहाँ देखो काउंटिंग इधर से भी 1 2 दूसरे पे, इधर से भी 2 पे, इधर से भी करो 1 2 3। हमने इधर से काउंटिंग किया तो OH ग्रुप देखो, कार्बन चेन 3 कार्बन का स्टेट, 3 कार्बन का स्टेट, कार्बन चेन में कोई चेंजिंग है नहीं है, कार्बन चेन हमारा फिक्स है। चेंजिंग किसका हुआ बेटा, तो चेंजिंग का मतलब हुआ यहाँ रिलेटिव पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ OH ग्रुप पहले पोजीशन पे है और यहाँ OH ग्रुप दूसरे पोजीशन पे है। समझ में आ रही बात, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बस चेंज हो गया और सब कुछ सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, कहेंगे एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं, आइसोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है बात सबको। देखो कुछ और एग्जाम्पल अगर तुम ले लो, जैसे मान लो ये है CH3 CH2 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 NH2 ये देखो। अभी यहाँ पे अगर ले लें CH3 CH2 CH3 NH2, थोड़ा सा इन कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हमारा पहले पोजीशन पे यहाँ है, और यहाँ जाएंगे तो इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 2 नजदीक आ रहा है, तो 1 2 3 4 काउंटिंग हम इधर से कर दिए। तो काउंटिंग के बाद देखो तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, चेन में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। चेंजिंग किसका हुआ, तो यहाँ पहले पोजीशन पे NH2 ग्रुप है और यहाँ दूसरे पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। मतलब क्या चेंजिंग हो रहा है, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, पहले 1 पे था अब 2 पे चला गया, तो हम कहेंगे एक दूसरे के ये क्या है, ये पोजीशनल आइसोमर्स हैं, पोजीशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स हैं, पोजीशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स हैं। बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। कुछ और एग्जाम्पल अगर तुम लेके चलो, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, देखो जैसे मान लो इस कंपाउंड को चले CH3, ये हो गया CH3, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। CH3 इस कंपाउंड में जाएंगे, हो गया CH3 CH3, ये देख लो इस कंपाउंड को अगर गौर करो, यहाँ हो गया क्या CH3, ये हो गया CH3, और एक और कंपाउंड अगर हम ये ले लें, इसको ऑब्जर्व करो, ये हो गया CH3 और हो गया CH3। इन चारों कंपाउंड को तुम ऑब्जर्व करो, तो चारों कंपाउंड में अगर हम गौर करें तो दो इसमें क्या अंतर है वो देखो। तो सबसे पहली बात हम अगर देखें तो क्या होगा, काउंटिंग करेंगे 1 2, उधर से नजदीक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया क्या 1 2 3 4 5 6। चलो थोड़ा सा गौर करो, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे है। यहाँ पे हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे है। यहाँ पे हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन और चौथे पोजीशन पे है। यहाँ पे हमारे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन पे है दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मेन चेन जो क्लोज चेन है, 6 कार्बन का क्लोज चेन है, तो वो चेन तो हमारा फिक्स्ड ही है। जो हमारा क्लोज चेन रहा वो क्लोज चेन तो हमारा फिक्स है, क्लोज चेन में कोई चेंजिंग नहीं है, क्लोज चेन फिक्स है, सब में क्लोज चेन है, पैरेंट चेन, तो चेन हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। चेंज कौन कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, यहाँ 1 2 पे है, यहाँ 1 3 पे है, यहाँ 1 4 पे है, यहाँ 1 ही पे सारा लग गया। मतलब ये चारों के चारों, मतलब तुम यहाँ से गौर करो, ये आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये सारे के सारे जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये सारे एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो पोजिशनल आइसोमर्स हम किसको कह रहे हैं, ये बात हमको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पोजिशनल आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स हैं, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिसमें
मेन कार्बन चेन फिक्स होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसका नेचर फिक्स्ड होगा। चेंज क्या होगा, तो उन ग्रुप का जो पोजीशन है चेन के ऊपर, उनका जो पोजीशन है उनके डिफरेंस होने के कारण से अगर आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किए जाएंगे तो इस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात सबको यहां तक। अब देखो इस बात को हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से देखें अगर कि क्या है ये, थोड़ा सा हम इसके बारे में और कुछ एग्जाम्पल से समझें। जैसे देखो हमारा ये हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा था, चौथा एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, जैसे मान लो हमने ले लिया इधर पे 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये ले लो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये ले लो। यही कंपाउंड अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या हो गया Cl, और ये अगर कंपाउंड हम ले लें यहाँ पे क्या हो गया Cl और Cl हो गया। तो इस कंपाउंड को अगर तुम ऑब्जर्व करते हो और समझते हो तो यहाँ पोजीशन 1 2, इसमें अभी अगर तुम देखो और समझो तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी काउंट, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी बात बराबर है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को अगर तुम देखोगे तो ये जो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, तो ये प्रेजेंट है। इसको अगर समझेंगे तो यहाँ इसमें 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन पे है, यहाँ 1st पोजीशन पे है और 4th पोजीशन पे है। तो क्या हो रहा है, ये जो मेन बेंजीन रिंग है वो फिक्स है, मेन चेन फिक्स है। चेंज कौन किया, तो रिलेटिव पोजीशन इन फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो रहा है, और इसके कारण से, इसके चेंज होने के कारण से अगर ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे तो हम इसको हम लोग कहेंगे कि ये आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये हमारे क्या होंगे, ये पोजिशनल आइसोमर है, आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। बात सबको समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते, जैसे मान लो एक कंपाउंड और देख लो। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अगर हम इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करें, ये O ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन ये है। अगर यही कंपाउंड अगर ईथर ग्रुप लगा दे रहे हैं हम, O ये लगा दिए O, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, हमने काउंट कर दिया। यही कंपाउंड को उठा के हम यहाँ पे काउंट कर, यहाँ रख देते हैं, क्या हो गया O, और यहाँ पे रख दिए O, ये हो गया ऑक्सीजन डाल दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे काउंट करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, हमने काउंट कर दिया। अब थोड़ा सा काउंटिंग को समझो, तो यहाँ देखो तो 1 और 2 पे OH है, यहाँ पे 1 और 3 पे OH है, यहाँ पे कौन हो गया O है, और यहाँ पे क्या है 1 और 4 पे O है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 1 2 पे है, 1 3 पे है, 1 4 पे, मतलब ईथर ग्रुप का रिलेटिव पोजीशन 1 2, ये पेरोक्साइड हो गया, ये 1 3 हो गया, और ये 1 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इन सारे कंपाउंड में अंतर किसका है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, और इसके चेंज होने के कारण से जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा, चेन जो है वो चेन फिक्स है, बस अंतर किसका हो रहा है, तो इनका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है, और इनके रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने के कारण से जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाएगा उनको हम बोलेंगे ये हमारे क्या है, ये हमारे पोजीशनल आइसोमेरिज्म है, पोजीशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये सारे के सारे एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल और हम समझा देते हैं, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स में, थोड़ा सा उसके लिए हम एक एग्जांपल जो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे उस एग्जांपल को उठा के तुमको डिस्कस करते हैं कि तुमको ज्यादा क्लियर महसूस हो। जैसे मान लो इस कंपाउंड को देखो, हमने देखा था हेक्सेन, हेक्सेन C6H14, दिस इज हेक्सेन, याद होगा हेक्सेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, हेक्सेन को हमने समझा था। तो हेक्सेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर की तरफ जाओ तो देखो क्या क्या था, तो CH3 CH2 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 एंड CH3, एक स्ट्रक्चर ये था, क्लियर है, ठीक है। हमने पिछले क्लास का कॉपी देखोगे उसके एग्जाम्पल में हमने इसका डिस्कशन किया था, एक ये हो गया। दूसरा अगर हम चलेंगे यहाँ से A, चलो B की बात कर ले, अब कौन होगा CH3 CH2 पहले हम लिख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा हम इसमें समझा रहे हैं,
ये अगर हम इसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी समझाए तुमको क्लियर होगा। CH2 CH CH2 CH3, ये CH2 एक 3 ये हो गया, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, क्लियर है। फिर हम यहाँ पे CH3 पिछले क्लास में बताए थे कि 6 कार्बन का हम अगर देखेंगे तो 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल्स आ रहे थे। CH2 CH CH3 CH CH3 एक स्ट्रक्चर ये था। फिर हमने बताया था CH3 CH CH CH3 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 एक ये था। फिर हमारे पास आ गया CH3, ये हो गया CH3 CH3 CH2 और CH3। ये स्ट्रक्चर को देखो C D and E। अब इसमें अगर तुम गौर करके देखो तो इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटीज तुमको दिखता हुआ बनता हुआ नहीं दिखने वाला है। ये पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर्स हमारे हैं इनके 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। हमने बोला था कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म के और पोजिशनल में सब की बात किए थे। हम इसमें बताए थे कि इस कंपाउंड में हमने बोला था कि हेक्सेन के पास क्या है, तो ये हमारे पास है 5 चेन आइसोमर्स है। हम चेन आइसोमर्स पढ़ाए थे, वहां पर डिस्कस किए थे। ये 5 चेन आइसोमर्स होते हैं इसके, क्लियर है। तो दिमाग में कंफ्यूजन कहाँ आता है? कंफ्यूजन आता है यहाँ, थोड़ा सा गौर करना और समझना क्या कंफ्यूजन आता था। सो देखो हमने अभी क्या बताया बेटा कि चेन फिक्स होगा और रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज करेगा। तो देखो अब मान लो ये देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस कंपाउंड की बात अगर करें 6 कार्बन का ही हमारा कंपाउंड है, हमने 6 कार्बन ले रखा है। तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है। तो देखो इस कंपाउंड को देखो, इसमें और इसको गौर करो और समझो। ये कंपाउंड अगर देखो तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन। ये और ये चेन क्या है? फिक्स है। ये और ये चेन फिक्स है। चेंज क्या हुआ? तो यहाँ 1 2 दूसरे पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप था, 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ कौन सी चेंज हुआ है? तो यहाँ रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ है। किसका? तो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन अल्काइल ग्रुप का जो है उसका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गया है। और अगर रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने के कारण से आइसोमरिज्म एग्जिबिट होगा तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स है, क्लियर है। ऑन द अदर हैंड हमने कहा था कि चेन आइसोमेरिज्म के केस में अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी एक चेन का ही पार्ट है, वो भी एक तरह का चेन ही बना रहा है, कार्बन ही है। इस कारण से अल्काइल ग्रुप को चेन में कंसीडर करते हैं। सो दिस ऑल आर 1 2 3, ये उठ के यहां चला गया तो ये भी चेन चेंज हो रहा है। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चेन, 5 कार्बन का चेन, 5 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन। तो ये चेन डिफर कर रहा है, तो ये चेन आइसोमर्स है, क्लियर है। तो चेन, हाँ, बट दिमाग में रखना है चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमर्स अगर है एक ही एलिमेंट, जैसे यहां पे अगर गौर करो तो हम कहेंगे ये सारे के सारे हम कहेंगे ये सारे A B C D and E, ये सारे के सारे क्या है? आर पोजिशनल चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। 1 इसका 1 इसका 1 इसका, सब एक दूसरे का क्या है? चेन आइसोमर्स है। तो ये तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर ही लिए थे, तो ये तो क्लियर है। बट इन ऑन द सेम मीन हम यहां कह सकते हैं इसको और इसको ऑब्जर्व करो। किसको? B and C को। किसको? B and C को। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम यहां सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अल्काइल ग्रुप को देखें तो यहां अल्काइल ग्रुप दूसरे पोजीशन पे था और यहां अल्काइल ग्रुप तीसरे पोजीशन पे था। तो यहां पे क्या हुआ? अल्काइल ग्रुप दूसरे से तीसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर गया, मतलब ये यहां पे पोजीशन चेंज हो रहा है। सो B and C आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, जब भी हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का,
तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे तो उस समय या तो हम कोई एक ही, या तो हम अगर चेन में कंसीडर हो गया तो चेन में ही मानेंगे, अगर पोजिशनल आइसोमर्स में कंसीडर कर रहे हैं तो उसको पोजिशनल मानेंगे। मतलब आइदर चेन या पोजिशनल के कारण से उसको कंसीडर करेंगे, किसी एक को कंसीडर करेंगे। दोनों को कंसीडर करने लगे तो 5 और 2 7 आने लगेगा, नहीं, या तो चेन से कंसीडर करो या तो उसको पोजीशन से कंसीडर करो। तो चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स में क्लियर कॉन्सेप्ट आ रहा है, सब चेन में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता था तुमको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के कारण से, तो हमने इसी कारण इसको यहाँ पे फिर से क्लियरिफाई करके अलग से डिस्कस कर दिया एक एग्जांपल के फॉर्म में, कि ये जो हमने एग्जांपल के फॉर्म में डिस्कस कर दिया कि इसको दिमाग में रखे। जो हमने चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, तो चेन आइसोमेरिज्म में 5 चेन आइसोमर्स होंगे, इसके ये पढ़े थे। उसमें हो सकता है ये और ये एक दूसरे के क्या हों, चेन, ये और ये एक दूसरे के क्या हो, पोजिशनल आइसोमर्स हो। क्यों? क्योंकि रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ। क्लियर है बात। दूसरा यहां पे देखो, ये चेन को भी कंसीडर करो, तो ये 1 2 3 4 कार्बन का चेन, ये भी देखो, ये भी 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन। समझ में आ रहा है बात। तो यहां से अगर देखेंगे 4 कार्बन का चेन, अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ग्रुप कहां पे है, 4 कार्बन का चेन है। यहां पे भी देखो 1, अब देखो काउंटिंग 1 2 3, इधर से 1 2 नजदीक आ रहा है तो 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन का चेन। दोनों का चेन फिक्स है, ये दोनों का चेन फिक्स है। पोजीशन चेंज हुआ तो पोजिशनल आइसोमर्स भी हो गया। सेम इन द सेम सेंस इसमें और इसमें कंसीडर करोगे, ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, दोनों का में कार्बन चेन सेम है। डिफरेंस किसका हो रहा है, तो देखो यहां पे दूसरे पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है, और इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप जो हमारा है वो दोनों अल्काइल ग्रुप कहां पे है, दूसरे ही पोजीशन पे है। मतलब कार्बन चेन फिक्स है, कार्बन चेन फिक्स है, अल्काइल ग्रुप का रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है, और इसके चेंज होने के कारण से, अल्काइल ग्रुप के चेंज होने के कारण से, सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के चेंज होने के कारण से अगर आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारे क्या है, वो हमारे पोजिशनल आइसोमर्स है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां कहेंगे कौन, डी एंड ई, मतलब डी एंड ई आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मतलब इसमें आउट ऑफ 5 these all 5 आर चेन आइसोमर्स, बट whenever we are discussing separately कि which one is positional isomers, so we may say that कि out of these 5 chain isomers, B and C are positional isomers of each other, D and E are positional isomers of each other, but whenever we are discussing about structural isomerism, so in structural isomerism only chain isomerism or positional isomerism is considered, any one is considered, नो दोनों में से दोनों को कंसीडर करने की आवश्यकता हमको नहीं है। बट वी मे से दैट दीज एंड दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स ईच अदर बिकॉज both having same carbon chain but position of alkyl substituent differs in the same sense। यहाँ पे भी वही चीज होने वाला है। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम कह दें, यहाँ पे कह दिया जाए कि राइट ऑल पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर ऑफ डाई, हम अगर कहेंगे डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन के अंदर टोटल कितने पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, ये पूछ दिया जाए तो पहला बात ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का मतलब ये ब्यूटेन, 2 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ लगा दिए, 2 क्लोरीन। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो दोनों क्लोरीन एक ही पोजीशन पे लगा दें, या हो सकता है कि ये जो क्लोरीन का पोजीशन है ये पहले पोजीशन पे है और यहाँ तीसरे पोजीशन पे आ जाए, यही ना हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब देखो कहीं भी घुमाओगे तो भाई ये 2 को यहाँ रखो, यहाँ तो 2 एक ही पे 2 हो गया, लगातार 2 हो गया, और 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पे हुआ। देखो गौर करो, इसको समझो। यहाँ से अगर हम कहेंगे 1 काउंट, यहाँ से यहाँ कहीं से करें 1 2 3 4, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। क्लोज चेन हमारा साइक्लोब्यूटेन पेरेंट चेन हो गया, तो क्लोज चेन सब में फिक्स है, तो चेन में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। चेंजिंग किसका हुआ, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 पे है,
यहां दोनों अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन पे है और यहां जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले और तीसरे पोजीशन पे है। तो तीनों में अंतर क्या हो रहा है? सो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन क्या चेंज नहीं कर रहा है? तो चेंज नहीं कर रहा है चेन। तो अगर चेन चेंज हुआ, पोजीशन फिक्स हुआ तो चेन आइसोमर्स, चेन फिक्स हुआ और पोजीशन फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट का चेंज हुआ तो हम कहेंगे कि वो हमारे पोजीशनल आइसोमर्स हैं। सबको बात समझ में आ गया? तो हम आशा करते हैं कि पोजीशनल आइसोमर्स भी तुमको आसानी से समझ में अब आ रहा होगा। क्लियर है बात सबको? अब आ जाओ, इसके बाद बेटा अब हमारा कौन सा आता है? तीसरा आइसोमर्स। और तीसरा आइसोमर्स हमारा कौन था? फंक्शनल आइसोमर्स। तो अब हम तीसरा शुरू कर रहे हैं। थर्ड आइसोमर्स हमारा है वह है हमारा फंक्शनल आइसोमर्स। देखो नाम से ही सबको दिमाग में रखना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। नाम अगर दिमाग में रखोगे तो वहीं से तुम्हारा काम होने लगेगा। देखो फंक्शनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं? तो गौर करो, फंक्शनल आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हमारे वैसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें नाम ही बता रहा है, तुमको गौर करो। तो क्या है? चेन चेंज हुआ था, पोजीशन चेंज हुआ। फंक्शनल आइसोमर्स मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। कौन चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स in which isomer differs with each other due to presence of different functional group। मतलब यहां फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाते हैं, इसको पहचानना तो और आसान है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के ही चेंज होने के कारण से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर, बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। और इस आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बात सबको समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें आइसोमर एक दूसरे से डिफर करे, किसके कारण से? फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट पोजीशन पे होने के कारण से अगर डिफरेंस शो करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? मतलब कहने का क्या हुआ, थोड़ा कुछ एग्जांपल से इसको भी समझेंगे। यहां पे चेन का कोई मतलब नहीं, यहां फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो गए तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्लियर है? जैसे चलो कुछ एग्जांपल से तुमको समझाते हैं, कॉमन एग्जांपल से। पल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब एग्जांपल ऑफ, हमारे पास बात आएगी क्या? एग्जांपल की। तो एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, थोड़ा सा फंक्शनल आइसोमर्स का हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, गौर करना और समझना सब। देखो फंक्शनल आइसोमर्स हमारे कौन होते हैं, थोड़ा सा हम ये गौर करें तो बेसिकली ये इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है। चलो एक पहले कॉमन एग्जांपल से चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये सारे ग्रुप्स हम लोग पढ़े हैं, आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। पहला बात आया कि ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कौन? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे कौन होगा? ईस्टर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। देख इनकी बात अगर कर लो तो इनका जो जनरल फार्मूला होगा, इसका जनरल फार्मूला हम लोग लिखेंगे, ये होता है CnH2nO2। CnH2nO2 होता है। और जब बात हम करेंगे किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, थोड़ा समझना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप याद होगा हम लोग, ये था RCOOH। इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे। यहां पे अगर हम जाएंगे तो यहां पे R जो है, R क्या होगा? इज R जो हमारा है वो बराबर भी हो सकता है H के
और R नहीं भी बराबर हो सकता है H के, तो इसको हम कहेंगे कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप होना चाहिए, O के साथ H जुड़ा होना चाहिए, और इधर जो R है उसके जगह पे H भी हो सकता है और दूसरे कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब पढ़ाए हैं हम नोमेनक्लेचर में, फिर एक बार आइडिया दे दे रहे हैं जो नए हैं उनके लिए। जबकि ईस्टर्स की बात करोगे तो ईस्टर्स का जनरल फार्मूला RCOOR- होता है, RCOOR-। यहाँ पे अगर जाओगे तो ये यहाँ पे R- कभी भी H के बराबर नहीं होना चाहिए, R- नेवर बी इक्वल टू H, बट ये जो R है ये H के बराबर भी हो सकता है कभी कभी और H के बराबर नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो कंसीडर कर लेना है दिमाग में कि कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए COO के ऊपर H लगा होना चाहिए, ऑक्सीजन पे H, और यहाँ पे ऑक्सीजन के जगह पे क्या लगा होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे ईस्टर्स होंगे। दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इनका जनरल फार्मूला सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। चलो इस बात को हम यहाँ से समझते हैं। इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, इनका जनरल फार्मूला। उसके बाद हम इधर ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर हम उसका ले लेते हैं ईस्टर। इनको अगर हम लोग यहां से हम जनरलाइज कर दे रहे हैं एक टेबल में ही कि तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा, तो जनरल फार्मूला में बेटा 1 डाल दो तो क्या होगा, C1H2 2 × 1 O, मतलब CH2O, ये हो गया CH2O। अब CH2O, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप ये यहाँ पे H होना चाहिए, और ईस्टर का मतलब क्या हुआ, COO इधर होना चाहिए C, अल्काइल होने के लिए कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। तो स्वाभाविक है हम एक कार्बन के कंपाउंड की बात करें, कार्बन तो एक ही है, इसका मतलब है कि एक कार्बन का ईस्टर बनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 कार्बन कम से कम चाहिए ईस्टर बनने के लिए। तो एक कार्बन यहाँ पे अब इधर H हो सकता है, तो एक कार्बन का CH2O, तो ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा लेकिन ईस्टर नहीं बनेगा, तो बात ही खत्म कर दो, ईस्टर तो बनेगा ही नहीं, तो आइसोमर्स होने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर 2 हुआ तो C2H2 × 2O, मतलब हो गया C2H4, C2H4 हो गया, और C2H4 हो गया तो ये हो गया क्या, C मतलब C कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH, ये तो होना ही चाहिए। एक कार्बन और है तो एक और कार्बन लगा दिए तो CH3COH। जबकि हम यहाँ बात करेंगे तो ईस्टर है COO, एक कार्बन इधर होना चाहिए, तो एक एक 2 कार्बन, तो इधर हम H लगा सकते हैं, H हो सकता है, और इधर पे कौन हो गया CH3, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, और ये हमारा हो गया क्या, मिथाइल मिथेनोएट, याद होगा हम नेमिंग पढ़े थे। तो ये और ये देखो 2 कार्बन का हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और हमारा ईस्टर भी है। अच्छा, दोनों का जनरल फार्मूला क्या है, C2H4O है, इसका मतलब है कि जनरल फार्मूला सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम हो गया। दोनों के जनरल फार्मूला से गए तो जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम हो गया। अंतर क्या हो गया, अंतर हुआ किसका, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप का। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके अंदर ईस्टर ग्रुप है, तो हम कहेंगे ये और ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 कार्बन ऑनवर्ड हम कहेंगे कि ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, कहाँ से, फ्रॉम से 2 कार्बन एंड ऑनवर्ड। ये जो भी होंगे तो ये 2 कार्बन एंड ऑनवर्ड, एक कार्बन का तो बना ही नहीं, तो 2 कार्बन बना, तो 2 कार्बन ऑनवर्ड जो हमारे होंगे सारे के सारे 2 कार्बन ऑनवर्ड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शनल आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स होंगे
जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंस किसका होगा, तो फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस होगा। फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर जाएंगे और फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस होने के कारण से डिफरेंट आइसोमेरिज्म शो किया जाएगा। तो इस आइसोमेरिज्म को हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? ये बात क्लियर है सबको? क्लियर? जैसे उस एग्जाम्पल में देखे क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, तो वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, लेकिन कहां से, सेकेंड कार्बन से। क्यों? क्योंकि पहले कार्बन पे ईस्टर बनता ही नहीं है। ईस्टर का फॉर्मेशन 2 कार्बन से होगा, तो 2 कार्बन का दोनों आ रहा है, 3 कार्बन का दोनों आएगा, मतलब 2 कार्बन के ऑनवर्ड दोनों आने लगेंगे और दोनों आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स होने वाले हैं। अरे समझ में आ रहा है ना? समझने का प्रयास करेगा, जो बताते हैं, जो बोलते हैं उसको सुनने का प्रयास करेगा। जितना सुनेगा और समझेगा तो उसका बेनिफिट तुमको जरूर मिलेगा। और देखो है क्या कि जितने भी बात तुम्हारे सामने आते हैं ना, सब कुछ नए टर्म्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि थोड़ा सा मतलब कभी ऐसा लगे कि हाँ डिफरेंट मतलब थोड़ा सा पजलने से आ रहा है, तो हड़बड़ाने का नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको गौर से, अब तो तुम्हारे पास सबसे बढ़िया चीज़ है अभी कि तुम्हारे पास वो लेक्चर्स के वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो। देखने से तुमको बेनिफिट क्या लगेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब भी तुम उसको देखोगे तो उससे 2 बार 3 बार देखने से कुछ जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स है जो दिमाग में आता है, वो माइन्यूट प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो प्रयास करोगे, इस पे काम करोगे तो उसका बेनिफिट तुमको मिलेगा। कोशिश करते रहना है, काम करते रहना है। आशा करते हैं कि अच्छा तो होने ही वाला है तुम लोग के साथ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं। इसके किसके, तो हम बात फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कर रहे हैं। इसका कुछ और एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझाते हैं। जैसे मान लो यहीं पे अगर हम कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि ये हमारा है कार्बोक्स, ये जैसे मान लो एल्डिहाइड, यही देखो हम 2-3 एग्जाम्पल देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात आसान है, यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होने वाले। क्यों होने वाले बेटा? तो फंक्शनल आइसोमर्स होने का मतलब ये इस कारण हुआ, इनका जनरल फार्मूला पहले देख लो। तो जनरल फार्मूला अगर देखेंगे तो जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2nO। यहां अगर जाएंगे तो ये होगा CnH2nO, ये जनरल फार्मूला है। बात जब एल्डिहाइड की करोगे तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COH, तो एक तरफ H और एक तरफ R होगा। जबकि कीटोन की बात करोगे तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है, इसका मतलब इधर भी R और इधर भी R होगा। तो समझने वाली बात यह है, यहाँ पे एल्डिहाइड में RH के बराबर भी हो सकता है और RH के बराबर नहीं भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ कीटोन के केस में अगर हम बात करें तो कीटोन के केस में R हो चाहे R डैश हो, कभी भी वो H के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? कभी भी ये जो हमारे हैं ग्रुप्स, ये कभी भी H के बराबर नहीं। तो यहां से तुमको दिमाग में आना चाहिए कि एल्डिहाइड एक कार्बन का बन सकता है क्योंकि इधर H है, तो यहाँ H लगा दोगे तो एक कार्बन का बन जाएगा। लेकिन कीटोन बनाने के लिए क्या चाहिए, इधर भी एक कार्बन कम से कम और इधर भी एक कार्बन कम से कम, मतलब 1 2 3, तो 3 कार्बन से कीटोन का शुरुआत होगा। समझ में आ रहा है? तो एक कार्बन, समझ में आया बात? एक बार फिर रिपीट कर दे रहा है, उतना नहीं लिख के डायरेक्ट समझा रहे हैं। देखो यहाँ एक बार फिर समझा देते हैं। R अल्काइल, एल्डिहाइड होने के लिए ये ग्रुप चाहिए और कीटोन होने के लिए ये ग्रुप चाहिए। तो एल्डिहाइड एक बॉन्ड तो इधर हो चुका, एक बॉन्ड इधर चाहिए तो इधर R है, तो RH हो सकता है एल्डिहाइड होने के लिए, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बन सकता है। लेकिन कीटोन होने के लिए ये भी ना तो ये H के बराबर, तो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, कम से कम, और भी कार्बन बढ़ सकता है लेकिन कम से कम तो कार्बन चाहिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसका मतलब क्या समझे? कीटोन का एग्जिस्टेंस हमेशा कितने कार्बन से होता है बेटा? 3 कार्बन से कीटोन एग्जिस्ट करता है। 2 कार्बन का कीटोन नहीं बनता, 1 कार्बन का कीटोन नहीं बनता, कीटोन बनता ही है 3 कार्बन से। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम 3rd कार्बन, यही लिख देते हैं, फ्रॉम
थर्ड कार्बन एंड ऑनवर्ड, थर्ड कार्बन एंड ऑनवर्ड, 3 कार्बन और ऑनवर्ड ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। समझ में आ रही बात? एग्जांपल समझा देते हैं। अब 3 कार्बन, एक दो को नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा कीटोन नहीं बनेगा, तो दोनों आइसोमर्स हैं तो दोनों होने चाहिए ना, तो 3 कार्बन से शुरू होंगे। तो n=3 कर दो तो क्या हो गया, C3H6O, C3H6O। तो अब यहां से अगर हम चलेंगे तो इसका एल्डिहाइड बना लो, तो CH3 कि एल्डिहाइड होने के लिए एक फंक्शनल ग्रुप और यहां पे क्या होना चाहिए, 2 कार्बन होना चाहिए। तो क्या हो गया, CH3CH2H, COH 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये हो गया एल्डिहाइड। ये हमारा कौन हो गया, एल्डिहाइड। तो याद होगा 1 2 3 नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल्डिहाइड, याद होगा नाम प्रोपेनॉल्डिहाइड, बस लिख देते हैं, इसे जानते हो तुम, नाम क्या है प्रोपेनॉल्डिहाइड। और कॉमन नेम में जाओगे प्रोपियोनॉल्डिहाइड, और IUPAC नेम में जाएंगे तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और जबकि हम यहां से जाएंगे तो CH3 CCO CH3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये कीटोन, दोनों तरफ कार्बन कीटोन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोप हर जगह सिंगल बॉन्ड N और 2 पे क्या लगा है, ओन, तो प्रोपेन 2 ओन। तो ये और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम थर्ड कार्बन, 3 कार्बन पे ही एग्जिस्ट किया, 3 के पहले तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो 3 कार्बन या उसके नीचे कहीं भी चले जाएं तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होने वाले हैं। सबको बात समझ में आ रहा है? सिंपल बात है बेटा, इसको बस दिमाग में बैठाते चलना है, आसान सा बात है, एकदम सिंपल टर्म में तुमको समझा रहे, बस इसको दिमाग में बैठाते चलोगे तुमको आसानी से समझ में आता रहेगा। कोशिश करना है बस दिमाग में बैठाने का, जो बोल रहे हैं उसको सुनने का, गौर से जितना सुनोगे उसका बेनिफिट तुमको उतना मिलने वाला है। तो बस बात यही है कि सुनना है, नहीं सुनोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सुनने का प्रयास करते रहना है, और मतलब श्रवण शक्ति जितना बढ़ाओगे तो ये जो है दिमाग जो है ना उतना मतलब प्रफुल्लित होगा, और नहीं तो बाउंस मरवे करेगा। इसलिए पढ़ते रहेगा, गौर करेगा और समझते रहेगा। आसानी से समझाया जा रहा है, समझेगा तो मजा आएगा, नहीं समझेगा तो लेड़ था लेड़ है, लेढ़े रहेगा सब। ठीक है, चल अब कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा। चल तीसरा एग्जाम्पल आ जा। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम और इसमें ऐड करें, जैसे मान ले ये अल्कोहल और ईथर, अगर हम कहें तो कहेंगे अल्कोहल एंड ईथर्स आर, बहुत सारे होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम तुमको समझा दे रहे हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स उठा के। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं कौन, अल्कोहल और ईथर। जनरल फार्मूला बेटा इनका क्या होगा, तो इसका जनरल फार्मूला अगर तुम देख लोगे तो इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2O, जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2O। अच्छा, अगर ये जनरल फार्मूला है तो यहां से बात थोड़ा अल्कोहल की कर लो। तो अल्कोहल तो याद ही होगा क्या होना चाहिए, OH, और जो बचा हुआ है वो अल्काइल ग्रुप ROH होगा। और यहाँ पे जो R हमारा होना चाहिए, हमने कहा है R कभी भी H के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक कार्बन H हो जाएगा तो ये वाटर हो जाएगा, बस वाटर का एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगाना शुरू कर दिया तो अल्कोहल हो गया बेटा। फिर यहीं पे अगर जब हम ईथर की बात करेंगे तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, O, तो इधर भी R और इधर भी R', इसका मतलब है R या R' यहाँ पे H के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा दिमाग अब चलना चाहिए इसी तरह से, क्या अल्कोहल होने के लिए एक कार्बन चाहिए, अल्कोहल एक कार्बन से शुरू हो सकता है, यहाँ पे H नहीं चाहिए तो एक कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन से अल्कोहल शुरू हो सकता है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन ऑनवर्ड। ईथर के लिए इधर भी एक कार्बन चाहिए, इधर भी एक कार्बन, तो कम से कम ईथर 2 कार्बन से शुरू होगा। ईथर कितने कार्बन से शुरू होगा बेटा, 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन से शुरू होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक कार्बन, कहने का मतलब एक कार्बन से रहेगा तो ये होगा मिथाइल अल्कोहल, लेकिन ईथर बनेगा ही नहीं। तो हम तो बात कर रहे हैं दोनों को फंक्शनल आइसोमर होने के लिए कहां से होगा, तो सेकेंड कार्बन से हम कहेंगे, तो ईच अदर फ्रॉम सेकेंड कार्बन, फ्रॉम
सेकेंड कार्बन एंड ऑनवर्ड, 2 कार्बन और उसके आगे से ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एग्जांपल दूसरे कार्बन से ही ले लो, n इज इक्वल टू 2 लोगे बेटा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा, C2H6O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, तो ये होगा CH3CH2OH, ये अल्कोहल, और CH3OCH3 ये इथाइल अल्कोहल, और वो हमारे हो गए ईथर। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के, ये ईथर है, ये भी 2 कार्बन का ईथर है, तो ये ईथर अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। 2 कार्बन का ऑनवर्ड जो भी हो गए सारे, अब 3 कार्बन का होगा तो C3H8O हो गया, तो इसमें जाएंगे तो क्या हो गया, CH3CH2OH हो गया, और यही ले लो तो CH3OCH2CH3 हो गया। ये एक दूसरे के क्या हो गए, तो हम कहेंगे अल्कोहल और ईथर से एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम है, अंतर किसका है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप O है, तो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस होने के कारण से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा, तो इनको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। इन द सेम सेंस अब हम कह सकते हैं इसी तरह से हमारे कौन हो गए, साइनाइड आइसोसाइनाइड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कौन, साइनाइड आइसोसाइनाइड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इन द सेम सेंस मतलब हम सारे के बारे में, हम जो भी फंक्शनल ग्रुप है अगर उसमें ईथर, जैसे ये ईथर बोले, इसी तरह से थायो अल्कोहल थायो ईथर, सिमिलरली हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ ही लिख देते हैं सिमिलरली इसी की तरह से सिमिलरली थायो अल्कोहल, बस अंतर क्या है यहाँ पे RSH, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर, याद होगा हम पढ़ाए हुए हैं, थायो ईथर RSR आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, जस्ट लाइक इसी की तरह। अंतर क्या है दोनों में, तो यहाँ पे S O रहता है तो अल्कोहल, और O के जगह पे अगर S आ गया सब कुछ सेम, S रहेगा तो इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे अगर O रहेगा तो ईथर दोनों तरफ, और दोनों तरफ R के बीच में O के जगह पे S आ गया तो ये हो गया थायो ईथर। तो जस्ट लाइक अल्कोहल एंड ईथर, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम सेकेंड कार्बन एंड ऑनवर्ड। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। सिमिलरली साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स होने वाले हैं एक दूसरे के। चलो उसको भी बता ही देते हैं, दिमाग में इसको भी रख सकते हैं हम लोग। कौन सा, तो हमारा है साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होने वाले हैं। देखो जैसे कहने का मतलब 34 बात आया हमारा, जो हमने कहा कौन सा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। फंक्शनल आइसोमर मतलब यह समझ में आना चाहिए, आइसोमर ऑफ ईच अदर कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। अब इतना हम बार बार नहीं लिखेंगे, तुमको समझ जाना है। जनरल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बस फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट होने के कारण से डिफरेंट हो गए तो हम कहेंगे वो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कोई भी कंपाउंड हो, 2 कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, फंक्शनल आइसोमर्स, इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होना चाहिए, तो हम समझ सकते हैं। चलो जैसे यहाँ पे हमने कहा इनका जनरल फार्मूला की बात अगर हम करेंगे तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-1n हो गया। ठीक है, ये जो हमारा होगा कौन सा, तो साइनाइड। अगर हम साइनाइड को लेके चलेंगे तो साइनाइड हमारा कौन हो गया, तो RCN, दिस इज साइनाइड मतलब नाइट्राइल ग्रुप, और आइसोसाइनाइड जो हमारा है वो हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया RNC, ये हमारा हो गया। क्लियर है, तो नाम ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें तो 1-2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो शुरुआत 1 कार्बन का हाइड्रोजन साइन, अगर R के जगह पे H होगा तो हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये सेकेंड कार्बन से ही ऑर्गेनिक होगा, तो हम कहेंगे सेकेंड कार्बन एंड ऑनवर्ड। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे मान लो हमारे पास है ये हमारा C2H4 -1 मतलब C2H3n, ये कंपाउंड है C2H3n, ये हो गया।
साइनाइड के लिए तो साइनाइड होने के लिए CN होना चाहिए, आइसोसाइनाइड होने के लिए NC होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप तो यही हो गया। अब अल्काइल ग्रुप जो मतलब यहाँ पे दोनों में R जो है ना वो H के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर H हो गया तो साइनाइड आइसोसाइनाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम बात यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की कर रहे हैं, इस कारण से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है साइनाइड होने के लिए कार्बन, यहाँ भी ये कार्बन, तो 2 कार्बन से शुरू होगा तो CH3CN और ये हो गया CH3NC। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्लियर है बात? बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। बात सबको समझ में आ गया बेटा? मतलब फंक्शनल आइसोमर्स हमारे कौन है, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को देख लिया। कौन कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, अल्कोहल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, हमारे साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होने वाले हैं। क्लियर है बात? तो हम आशा करते हैं अब तुमको, हम ये सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि तुमको फंक्शनल आइसोमर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक देखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 3 काइंड, चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स और हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारा तीसरा था कौन सा, तो ये था हमारा फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है? तो इन तीनों में अब हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, अब बात आएगा इसके बाद हमारे पास आएगा रिंग चेन आइसोमर्स। वो एक बहुत सारे बुक्स में रिंग चेन आइसोमर्स को एक तरह का स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स ही बोलते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद आएगा मेटामर्स, फिर आएगा टोटोमर्स। तो मेटामर्स पढ़ने के बाद टोटोमर्स शुरू हो, उसके पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जब पूछा जाएगा टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटीज को समझने के लिए एक हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की बात आएगी। हाइड्रोजन मतलब अनसैचुरेशन की बात आती है, अनसैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा जो है इसकी बात आएगी, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को कैसे बना पाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, टोटोमर्स। उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 अभी शुरुआत किए हैं, हम लोग धीरे धीरे इसको समझते हुए, कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।